अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो G1 फेज़ है, S फेज़ है, G0 फेज़ है, G2 फेज़ है, उसके अंदर किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होता है। आज हमने सेल की डिवीज़न के दो जो है वो प्रोसेस पढ़ने हैं, जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस है। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो आपके पास है माइटोसिस। ठीक है, इसके अंदर इसके नेम से ही कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें शो होती हैं, तो हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता हो कि माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया है, इसको प्रेजेंट और डिस्कवर किसने किया है। तो माइटोसिस को एक जर्मन बायोलॉजिस्ट विल्डर फ्लेमिंग ने इसका मुशाहिदा किया और इसने बताया कि एक तकसीम होते हुए सेल में न्यूक्लियस तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरता है। और जैसे इसने जिसे माइटोसिस का नाम दिया कि सेल जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर वो दो में तकसीम हो जाता है। ये किसने बताया था? विल्डर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और इसके बाद कहता जी आपके पास विल्डर फ्लेमिंग। ठीक है, अब माइटोसिस की डेफिनेशन है कि माइटोसिस जो है हम उसको कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं या इसकी तारीफ कैसे लिख सकते हैं। तो इसके नेम से ही जैसे हमें पता है माइटो, टू का मतलब ये है कि दो। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी खसूसियत ये है कि इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी के अबाई सेल के अंदर होगी। बात समझाइए? यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी के अबाई सेल के अंदर होती है। तो पहला ये है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ये पहली है इसकी खसूसियत, यानी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्रोमोसोम की जो नंबर है वो सेम रहने वाली। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है, ये पढ़ी थी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कहते हैं रिमेन सेम, एक जैसे रहते हैं जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो सेल होगा, एक सेल टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगा। वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो मैंने आपको इसके नेम से बताया है माइटोसिस, यानी कि टू के अंदर कन्वर्ट होने वाला, दो सेल के अंदर तकसीम होने वाला। तो हम यहाँ पर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखेंगे, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, यानी कि एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। ये दो इसकी प्रॉपर्टी हैं और यही इसकी डेफिनेशन है कि माइटोसिस ऐसी डिवीजन का अमल है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर तकसीम होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी के अबाई सेल की होती है। अंडरस्टैंड? इंग्लिश में हम इस तरह कहेंगे, माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके बाद अब हम इसके प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। अब यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि माइटोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट सेल में क्यों होती है। मल्टीसेलुलर जानवर में माइटोसिस उनके सोमैटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस की तरह एक सेल डिवीजन में से गुजरते हैं, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। अब होता ये है कि जो माइटोसिस है ना वो यूकैरियोट्स यानी कि ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर होगी जरूर, लेकिन वो माइटोसिस नहीं कहलाएगी, वो बाइनरी फिशन कहलाएगी। जो हमने पढ़ा था कि एक सेल टूटता है और दो सेल के अंदर तकसीम हो जाता है, याद है कि नहीं? बाइनरी फिशन। तो अब आपके ज़हन में आएगा भी सर जो माइटोसिस है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होती क्यों नहीं है, क्यों नहीं होती? ये तो अभी उसने इसका आंसर नहीं दिया, तो इसका आंसर यहाँ पर
उसने नीचे एक डिब्बे में दिया है, प्रोकैरियोट्स में मुनासिब न्यूक्लियस नहीं होता, वो डिवीजन के दौरान स्पैंडल्स भी नहीं बनते। यही वजह है कि इनमें होने वाले डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहते। ये इसका आंसर है, क्योंकि उसके अंदर एक डिफाइंड यानी कि एक वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिस वजह से, और दूसरा जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर स्पेंडल फाइबर्स भी नहीं बनेंगे जो कि क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, जिस वजह से उसके अंदर माइटोसिस नहीं होगी। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर्स में, इसको सलीक के साथ आपने जो है वो देख लेना। इसके बाद जी माइटोसिस के मराहल। अब माइटोसिस जो है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ये स्टेप्स आपने मुझे बताने हैं और आपको इसका आइडिया भी होगा कैसे हैं अपने जेल के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके पास है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा जो आपके पास है वो है काइरोकाइनेसिस। अच्छा, अब मुझे शाहजेब ये मुझे बताएं कि साइटोकाइनेसिस से क्या मुराद है। साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं? नहीं पता? और असरार साइटोकाइनेसिस क्या है? नहीं पता। उसके बाद मुझे अहमद हसन बताए, नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। भाई आप लोगों ने लफ्ज पढ़ा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पढ़ा है ना, तो वही है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब है टूटना। क्या है? टूटना। साइटो का मीन है साइटोप्लाज्म का टूटना, साइटोप्लाज्म का टूटना। तो काइरोकाइनेसिस क्या है? ये अब काइरो, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, हमने वर्ड पढ़ा है यूकैरियोट्स। अब मुझे ये बताएं, यू का मतलब मैंने आपको बताया था ट्रू, कैरियो का मतलब मैंने आपको बताऊंगा कि क्या होता है। मुझे बता दें कैरियो का मतलब क्या है शहरियार? हाँ, न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब बिफोर, कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले। तो ये काइरोकाइनेसिस का मतलब कह सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। काइरोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्मा इज डिवाइड, साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल इज डिवाइड इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ सेल इज डिवाइड इज कॉल्ड काइरोकाइनेसिस। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अब काइरोकाइनेसिस जो है ये मेन जो है वो रोल प्ले करता है माइटोसिस के अंदर। काइरोकाइनेसिस के 4 डिफरेंट फेजेस हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। ये फेजेस जो हैं इसके अंदर क्रोमोसोम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने डिवाइड होना और किस तरह से डिवाइड नहीं होना। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाफेज, सॉरी प्रोफेज। स्टार्ट करें कि यहाँ तक ठीक है? ठीक है। प्रोफेज हम लोग देखते हैं कि प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज, अच्छा अभी हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब क्या है? हाँ नहीं, मैंने और बोला था बिफोर, पहले। प्रोफेज पहले वाला फेज या पहले, इस यानी कि कोई काम होने से पहले। अब कोई काम करने से पहले हम क्या करते हैं? जैसे मैंने अब ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने क्या क्या चीज़ें पूरी की हैं, यानी कि कैमरा लगाया है, माइक सेट किया है, तो यानी कि सेटिंग की है, यानी कि जो चीज़ें रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए वो सारी पूरी की हैं। तो प्रो फेज वो फेज जिसके अंदर डिवीजन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो पूरी की जाती हैं। डिवीजन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो पूरी की जाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वाज़िया नज़र नहीं आ रहे होते आम हालात के अंदर। लेकिन जब डिवीजन होती है स्टार्ट, तो उस वक्त जो है वो क्रोमोसोम जो है वो वाज़िया नज़र आना शुरू होते हैं।
तो अब हम बात करें प्रोफेज की, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो डिवीजन स्टार्ट होने से पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वाले नजर नहीं आ रहे होते। जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो बारीक धागों की शक्ल में, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हैं वो उसके अंदर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम लोग कोई भी रस्सा लेके आते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि रस्सा कैसे बनता है। जब उसको काटे तो पहले उसके अंदर एक बारीक बारीक धागे लपेटे होते हैं, कॉइलिंग की होती है, और उन धागों को बनाने, वो जो रस्सियाँ छोटी छोटी बारीक होती है, उन रस्सियों को बनाने के लिए छोटे छोटे धागे जो हैं उनको इकट्ठा करके, यानी कि आप अमेज़न के वाट चढ़ा के जाए उन्होंने उसको बनाया होता है। जैसे आम जुबान में कहते हैं सुबड़ बटना। जैसे धान की फसल जब काटते हैं उसके लिए वो पराली को गंदम की जो फसल बांधते हैं कटाई करके, तो उसके लिए वो लेके पराली को साल लगाते जाते हैं और एक बंदा जो है वो ऐसे घुमाता जाता है और वो रस्से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो धागे जो हैं ये क्रोमोसोम की शक्ल धागों की तरह होती है। ये धागे जो हैं आपस में कॉइलिंग होती है, इनकी इकट्ठे होते जाते हैं। कॉइलिंग करते करते ये क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। तो इसके अंदर कहता है जी जो विरासती मादा ढीले और बारीक धागों की शक्ल में होता है और इसका नाम होता है क्रोमाटन। जब क्रोमोसोम अपनी असल शक्ल में होते हैं, कॉइलिंग नहीं की होती, आपस में इकट्ठे नहीं हुए होते, तब उसको कहते हैं क्रोमाटन। क्या बोलते हैं, क्रोमाटन। प्रोफेज के आगाज में क्रोमाटन सिकुड़ कर मोटा हो जाता है और बहुत ही बाकायदा किस्म की साख्तों में तब्दील हो जाता है। बाकायदा यानी कि रेगुलर और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो इख्तियार कर लेता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्योंकि विरासती मादा पहले ही एस फेज में डुप्लीकेट कर चुका होता है, इसलिए हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं जो कि एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। वो मैंने कल आपको एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, ये रेड बोर्ड मार्कर की तरफ मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी इस तरह से। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि ये जो इसका दरमियान वाला पॉइंट है, दिस इज सेंट्रोमियर। ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और ये दरमियान में क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ये आपस में जो हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर एक किनेटोकोर भी होता है। किनेटोकोर यानी कि एक प्लेट होती है जो इनको आपस में जुड़े हुए होती है, उसको किनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन से बनी ये पचीदा साख वो मकान है जहाँ स्पेंडल फाइबर जुड़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से भी है, लेकिन अगर हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं तो कुछ पेयरिंग इस तरह से हो जाती है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे। अब यहाँ पर ये जो दरमियान वाला पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, ये जो है ये आपके पास सेंट्रोमियर है। अब लेफ्ट साइड पे भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और राइट साइड पे भी जो है वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये भी सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अंडरस्टैंड? ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये डबल क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम एक ये और एक कोई और आगे अटैच हो जाएगा तो वो इस तरह बना देगा स्ट्रक्चर। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर किनेटोकोर होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ये सेपरेट आउट होते हैं। यहाँ पर आगे स्पेंडल फाइबर जुड़ते हैं, वो जो धागानुमा साख्तें जो आगे इनको खींचती हैं वो जुड़ती हैं, जब वो पीछे को पुल करती हैं, खींचती हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। नींद आ रही? मुंह तो ऐसे खोल रहे सर हाथ पानी लगाते रहे। ये मास्क लगा के तो पता ही नहीं लगता कौन मुंह खोल रहा है, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि स्कूलों के अंदर जहाँ पर या मास्क लगा के दफ्तरों के अंदर, स्कूलों के अंदर 100 में से 60% शोर कम हो गया, आवाज ही निकलती बच्चों की। तो कहते हैं ये न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जिनको मजमूई तौर पर एक सेंट्रोसोम कहते हैं। हर सेंट्रियोल 2 में तकसीम हो जाता है और इस तरह 2 सिस्टर सेंट्रोसोम्स बना देता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास बनी है स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोसोम है, यानी कि आपके पास क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गए। इसके बाद और दोनों सेंट्रोसोम सेल के मुखालिफ कातमीन की तरफ चले जाते हैं जहां वो साइटोप्लाज्म में पड़ी
ट्यूबोलिन प्रोटीन को जोड़कर माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं। सॉरी, ये सेंट्रोसोम नहीं है, ये क्रोमोसोम ही है। सेंट्रोसोम इसके न्यूक्लियस के दरमियान में होगा और वो जब डिवीजन हो रही होगी तो सबसे पहले होता ये है कि न्यूक्लियस जब डिवीजन स्टार्ट होती है ना तो ये न्यूक्लियस ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, यानी कि इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाते हैं। बिखरने से यानी कि आप ऐसे कह लें कि ये आपके पास सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था। जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, ये सबसे पहले ये इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फट गई और सारे के सारे क्रोमोसोम इसके अंदर फैल जाएंगे। यहाँ पर ये डिवीजन अरेंज होंगे। अरेंज होने के बाद यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होगा एक इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एक इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आके हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद है आपको? माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनके ट्यूबोलिन प्रोटीन जिनके अंदर पाई जाती है वो स्पेंडल फाइबर बनाते हैं। वो क्या करते हैं? स्पेंडल फाइबर। तो ये सेंट्रोसोम जो है ये इधर वर्क करें, मैं कहता हूँ ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है। यहाँ पर जाके ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलेगा और स्पेंडल फाइबर बना लेगा। इधर से राइट साइड पे जाके ये राइट साइड वाले माइक्रोट्यूब्यूल से मिलेगा और स्पेंडल फाइबर बना देगा और स्पेंडल फाइबर जो है वो फर्दर डिवीजन में जो है वो हिस्सा लेंगे। यहाँ तक अगर आपको बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।